सिंचाई किसे कहते हैं? जब हम लगातार पौधे बोते हैं, जैसे हम खुद अपनी बात करें, किसान हम जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद दिन में बहुत बार हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। पौधों को भी तो ऐसे होता है, पौधे भी जीव हैं। जब हम फसल बोते हैं तो पौधे वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पानी को वायु में छोड़ते रहते हैं, भूमि में जड़ों से पानी लेते हैं और उसका प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है। अतिरिक्त पानी वाष्पीकरण के द्वारा निकल जाता है, इससे मिट्टी में क्या पानी की कमी हो जाती है। तो किसान क्या करता है, विभिन्न समय अंतराल में फसल को जल देता है। इसे हम जल इस तरह से फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? यानी पौधों को पानी देना, फसल बोने के बाद बार बार किसान पानी देता है। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहाँ से वह पानी इस्तेमाल? अगर हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो पहले जब विज्ञान बहुत विकसित नहीं था तब किसान अपनी फसल को पानी देने के लिए कुआं, तालाब, झील, झरने, नदियाँ, नहरें और नलकूप आदि का, या सबसे अधिक है वर्षा। वर्षा एक बहुत ही अच्छा साधन है सिंचाई का, मतलब इतनी पर्याप्त मात्रा में किसान को अपनी फसल के लिए पानी उपलब्ध होता है। ये ईश्वरीय कृपा का एक साक्षात प्रमाण है। तो ये विभिन्न स्रोत थे। अगर हम बात करते हैं पारंपरिक स्रोत, सिंचाई में कितने प्रतिशत होता है? उत्तर मतलब पौधों में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारा शरीर लगभग 70% जल से बना हुआ है। अगर पौधे के अंदर बात करते हैं, जो पौधे की कोशिका है, पौधा के विभिन्न भाग है, अगर उनके अंदर देखें तो उनके अंदर जल की प्रतिशत मात्रा 90% तक हो सकती है, पौधों की अलग अलग वैरायटियों के अनुसार। अगर हम बात कर रहे हैं सिंचाई के तरीकों की, पारंपरिक तरीके कौन से थे, यानी प्राचीन समय में कैसे किसान पानी देता था? प्राचीन समय में होता था मोट, चेन, पंप, डेकली, रेहट आदि। आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि जो आप चीज़ें देख सकते हैं, जो आपने देखी हैं, उसको समझना बड़ा आसान होता है। चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है मोट। यहाँ मोट की विधि में क्या करता है किसान, एक पात्र के द्वारा कुएं से पानी निकालता है। एक बड़ा पात्र होता है मोट जिसको बोलते हैं, ये एक बड़ा पात्र होता है जो अधिक मात्रा में पानी लेकर आता है। ये बहुत ही मैनुअल प्रक्रिया है। कुएं से पानी बार बार निकाला जाता है और ये पानी जब डाला जाता है, नाली बना करके खेत तक पहुँचाया जाता है। ये एक बहुत अधिक परिश्रम की और बहुत कम लाभदायक थी। इसमें बहुत अधिक समय लगता था और सिंचाई बहुत कम होती थी। दूसरी विधि है चेन पंप। चेन पंप के द्वारा क्या होता था, नीचे स्थान पर पानी उपलब्ध है और पानी हमें ऊंचे स्थान पे चाहिए, तो नीचे स्थान से ऊपर ऊंचाई पर पानी पहुंचाने के लिए ये प्राचीन समय की एक विधि थी। चेन के द्वारा एक सेट चलता रहता था जो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होता था कि उस पर लगे हुए जो पात्र थे, जिस प्रकार इसमें ये आपको एक ड्रम दिखाई दे रहा है, ये जब घूमता है तो नीचे गहराई में से पानी को उठा के लाता है और ऊपर छोड़ता है, जिससे नीचे से गहराई से पानी ऊंचे स्थान पर पहुंचता है। अगला है डेकली। डेकली की यानी जो उत्तोलक वाला, आपने अगर सुना होगा, सरल उत्तोलक इसे कहते हैं। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है एक लंबा सा ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तोलक के जैसा है। इसके एक सिरे के ऊपर बाल्टी बंधी है। कुएं के अंदर जो पानी है इसमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। उत्तोलक का सिद्धांत यहाँ काम करता है। जब यहाँ से इसको ऊपर नीचे किया जाता है तो बाल्टी अंदर जाती है, भीतर जाती है, बाहर आती है और पानी निकलता रहता है। यानी ये भी मोट के जैसा ही एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न प्रकार का है। अगला है हमारा रहट। ये रहट भी कुछ ऐसा ही तरीका है जो पंप सेट के जैसा है, ठीक है। इसमें भी नीचे के गहराई से पानी को उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये थी कुछ विधियाँ। अब हम बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियों की। आधुनिक समय में सिंचाई की दो प्रसिद्ध विधियाँ हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र कौन सी विधि है? जैसा कि नाम बता रहा है, छिड़काव तंत्र सिंचाई की एक आधुनिक विधि है जिसका उपयोग असमतल स्थानों पर किया जाता है। इस विधि में नोजलों की सहायता से खड़े हुए पाइपों में से जल को फसल के ऊपर छिड़का जाता है, जैसे बरसात हो रही हो। इस विधि में नलकूपों से पानी को मुख्य पाइपों पर लगे हुए नोजलों में से इस प्रकार छिड़का जाता है मानो कि वर्षा हो रही हो, इसीलिए इसे छिड़काव तंत्र कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, ये बहुत प्रसिद्ध है हमने बहुत बार देखा है। जब भूमि ऊपर नीचे होती है, नलकूप लगा दिया जाता है। ये नलकूप है, मुख्य पाइप के द्वारा पानी आता है। ये मुख्य पाइप
आगे छोटे छोटे पाइपों से जुड़ा हुआ है, उन पाइपों पर लगे हुए हैं नोजल, फव्वारे। अधिक प्रेशर होने के कारण इन फव्वारों से ये जेट, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पानी को छिड़कता है और ऐसा लगता है जैसे कि फसलों के ऊपर बरसात हो रही है। असमतल भूमि पर जहाँ पानी की उपलब्धता कम है वहाँ यह एक वरदान की विधि है। कम समय में अधिक छिड़काव विधि के द्वारा अधिक से अधिक पौधों को पानी दिया जा सकता है और इसमें पानी की खपत भी कम होती है। अगली, क्योंकि इसमें पानी छिड़क के पौधों तक पहुंचता है इसलिए इसका नाम छिड़काव विधि हुआ। अगला है हमारा ड्रिप तंत्र। ड्रिप सिंचाई की इस विधि का प्रयोग बाग बगीचों में किया जाता है। इस विधि में पानी को पतले पाइपों के द्वारा पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके डाला जाता है और इस विधि में पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती है। इस विधि का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है यहाँ यह बहुत उपयोगी साबित होते हैं जहाँ पानी की बहुत अधिक कमी है। देखिए ड्रिप समझ आया आपने, अगर सुना है ना, कभी कोई मरीज, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, मरीज बन के अस्पताल में जब वो एडमिट होता है तो कहा जाता है ग्लूकोज चढ़ रही है। कुछ लोग कहते हैं ड्रिप लगा रखी है, यानी ग्लूकोज एक पतली नलकी के द्वारा बूंद बूंद करके उसके शरीर में जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही, यहीं से वो नाम लिया गया ड्रिप। यहाँ इस ड्रिप विधि से क्या किया, देखो नलकूप के द्वारा पानी निकाला गया और ये पतले पाइपों के द्वारा, ये देखिए ये पौधों के पास में ये पाइप लगे हैं, ये पाइप बहुत पतले हैं और पौधे की जहाँ जड़ है वहाँ बहुत पतला छेद किया हुआ है जिससे बहुत कम पानी सीधा पौधे की जड़ में ही पहुँचता है। इसे हम ड्रिप विधि कहते हैं। अगला हमारा है खरपतवार। खरपतवार विधि क्या, खरपतवार क्या आता है, खेत में कई बार मुख्य फसल के साथ अन्य पौधे उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी हम जो फसल उगाना चाहते हैं, हम फसल उगाना चाहते हैं गेहूं की, बाजरे की, कपास की, जो मुख्य फसल हम उगाना चाहते हैं, बिना हमारे चाहते अवांछित पौधे जिन्हें हम नहीं चाहते ऐसे पौधे अपने आप उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। और ये खरपतवार हमारे फसल के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि ये जो खरपतवार है मुख्य फसल के पौधों के लिए जो जल और पोषक तत्व और प्रकाश और स्थान है उसके लिए प्रतिस्पर्धा करती है जिससे मुख्य फसल प्रभावित होती है और उत्पादन घट जाता है। इस प्रकार से मुख्य फसल के लिए हानिकारक है। देखिए बता रहा हूँ, जैसे खाना किसके लिए उपलब्ध है, दो व्यक्तियों के लिए खाना उपलब्ध है, दो व्यक्ति पेट भर के खाना खा सकते हैं और वहाँ पर दो अवांछित व्यक्ति और आ जाएं और वो खाना उनको भी साझा करना पड़ जाए। सोने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही बिस्तर थे, दो व्यक्ति आराम से सो रहे थे और दो ऐसे व्यक्ति आ गए जिनका मेहमान नवाजी करना भी जरूरी है, तो भोजन चारों में बट गया, यानी चारों को पूरा भोजन मिला, चारों की भूख नहीं मिटी, चारों भूखे भी रहे और स्थान की भी कमी रही, एक बिस्तर पर दो सोए यानी तंग हुआ। ऐसे ही मतलब ये एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो एक सरल है, जो आप समझ सकते हो। ऐसे ही पौधे को भी एक स्थान चाहिए अपनी वृद्धि करने के लिए, निश्चित स्थान, इतना स्थान जरूरी है, उससे कम ना हो पौधे, ताकि उसको सूर्य का पूरा प्रकाश मिल सके, भूमि के उस भूमि में से वह पोषक तत्व और जल को प्राप्त कर सके। लेकिन जब अन्य पौधा होगा, अवांछित पौधा होगा, तो उसी स्थान में वह पौधा उसके पोषक तत्वों को, सूर्य के प्रकाश को और उस स्थान को भी साझा करेगा और जिससे क्या है मुख्य फसल जो वो कमज़ोर हो जाएगी। इस प्रकार से हम इस खरपतवार को हानिकारक मानते हैं, इसीलिए इसको निकालना ज़रूरी होता है। हाथ से या कृषि औजारों की मदद से खरपतवार को काट कर या जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है, इसे निराई कहते हैं। कई बार देखें जब किसान भाई होते हैं, जो ऐसा पौधा आता है जो मुख्य फसल से अलग है और उसके लिए हानिकारक, उसको पकड़ करके खींच देता है, जड़ से निकाल देता है, उखाड़ देता है, या फिर ऐसा संभव नहीं है तो वो दराती की मदद से उसको भूमि के बिल्कुल नज़दीक से काट देता है, इसे हम निराई कहते हैं। और खरपतवार को हटाना जरूरी भी होता है। और कब हटाया जाए खरपतवार को, ये समय ध्यान रखना है, बहुत आवश्यक है। खरपतवार के पौधों पर फूल और बीज लगते हैं और फूल और बीज लगने से पहले ही अगर इसको उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाए तो ये इसका सर्वोत्तम समय होता है। क्योंकि अगर खरपतवार को एक बार बीज लग गए, फूल आ गए, फूल के बाद बीज बन गए, तो ये फूल और बीज उस खेत में बिखर जाएंगे और बाद में जब अनुकूल समय मिलेगा, उनको अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होंगी तो वो फिर उग जाएंगी, तो यानी खरपतवार के बढ़ने के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए खरपतवार के पौधों पर फूल और बीज लगने से पहले इसको उखाड़ देना आवश्यक है।
ये जब हम देखते हैं उन किसानों के बारे में, अगर एक थोड़े क्षेत्र तक अगर हम खरपतवार को हाथों से या दराते से काट कर अलग करें तो संभव है। कई बार किसान बहुत बड़े क्षेत्र में फसल बो देता है और वहाँ हाथों के द्वारा खरपतवार को उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए विज्ञान ने बहुत ऐसे मददगार रसायन उत्पन्न किए हैं जिनकी मदद से खरपतवार को नष्ट किया जाता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। और कुछ प्रचलित खरपतवार नाशी हैं 2,4-D और वासालिन। देखिए जब आप इसको लिखें तो इसका ध्यान रखें 2-4-D, ये लिखने का तरीका है। ये एक रसायन है, जब मुख्य फसल के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है तो यह खरपतवार को नष्ट करता है और मुख्य फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाता। दूसरा है वासालिन, यह भी एक खरपतवार नाशी है। मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा और अधिक बताता हूँ। 2,4-D यानी द्विबीजपत्री फसल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में। और वासालिन जब फसल एक बीजपत्री होती है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री क्या है, ये किसी अन्य वीडियो में किसी और दिन हम बात करेंगे। सिर्फ इतना याद रखिएगा 2,4-D का इस्तेमाल द्विबीजपत्री फसलों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, और जबकि वासालिन का इस्तेमाल एक बीजपत्रीय फसलों के खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला, जब हम खरपतवार का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशी जो हैं ये ऐसे विषैले रसायन हैं जिससे हमारे को या किसान को बहुत अधिक हानि या नुकसान हो सकता है। इसीलिए उसका इस्तेमाल करने के लिए सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय किसानों को अपने मुंह, आँख आदि को अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए, जिससे वो हमारे आँख में, मुंह में ना गिरे। और खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय वायु की दिशा का भी ध्यान रखें, यानी हम वायु की विपरीत दिशा में ना छिड़कें, इस तरह से छिड़कें जिस तरफ वायु बह रही है उसी दिशा में हम खरपतवार नाशी को छिड़कते हुए आगे बढ़ें, जिससे आसानी से छिड़काव भी होगा और खरपतवार नाशी की जो बूंदें हैं वो किसान के ऊपर नहीं गिरेंगी। अगला है कटाई। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल है जो पक कर तैयार है, और इसे कहते हैं कि जब पकी हुई फसल को काटना कटाई कहलाता है। कटाई के लिए पौधों को जड़ से उखाड़ा जाता है या भूमि के नज़दीक से पौधों को काटा जाता है। हाथों से फसल काटने के लिए साधारण औजार दराती है। जी हाँ, हमारे आसपास आपने बहुत सारे इस तरह से खेत देखेंगे। इस खेत में आपको देखिए दिखाई दे रहा है, ये सामने जो चित्र में दी हुई है ये एक गेहूं की फसल है। इसमें ये व्यक्ति जो हैं ये गेहूं की फसल को बिल्कुल भूमि के नज़दीक से दराती से काट रहे हैं। इसे यह विधि जो है, ये जो क्रियाकलाप है, यह है कटाई। अगला है हमारा फसल को पकने में कितना समय लगता है। अगर हम बात करते हैं जब किसान फसल बोता है तो लगभग अनुमानित यह है कि फसल की प्रकार के अनुसार समय कम अधिक हो सकता है, लेकिन अगर हम औसतन बात करते हैं तो फसलों को पकने के लिए लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। अगला है हमारा हार्वेस्टर। क्या है हार्वेस्टर? यह एक मशीन है जिसके द्वारा पकी हुई फसल को काटा जाता है। देखिए आप इस चित्र को देखिए, ये एक आधुनिक मशीन है जो एक समझदार किसान है दराती से काटने के बजाय यहाँ ये एक मशीन है जिसके द्वारा ये फसल को काट रहा है। बहुत कम समय में और बहुत कम लागत में पूरी फसल आराम से एक व्यक्ति काट सकता है। ये फसल काटने की, ये देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ जो ये पौधे हैं ये किस तरह से गिरे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली ज़मीन पर गिरे हुए हैं और बिल्कुल एक तरीके से एक सीध में ये फसल इधर से ये मशीन आगे से काटती जा रही है यहाँ से, और यहाँ देखिए पीछे जो ये क्या है इस तरह से बिछाती आ रही है, फिर इसको बांध दिया जाएगा। तो हार्वेस्टर एक मशीन है जिससे फसल को काटा जाता है, फंसी हुई फसल को। आगे आता है थ्रेशिंग। अनाज के दानों को फसल के भूसों से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। देखिए इस चित्र में आप देखिए ये धान की फसल है। धान को सामान्यतः मशीनों की बजाय इसी विधि से जो चित्र में दिखाई गई है ड्रम के ऊपर या किसी कठोर कोई कठोर वस्तु ले ली जाती है, साधारणतः जैसे ड्रम, और एक बड़े पाल के ऊपर उस ड्रम को रख करके धान के पौधों को जिस प्रकार से आदमी उठाया है, इनको जोर से जब वो ड्रम या किसी सख्त सतह पर डाला जाता है तो पौधे के तने से जुड़े हुए जो बीज हैं धान के वो झड़कर अलग हो जाते हैं। ये देखिए सामने ये दिखाई दे रहा है ना चित्र में, ये धान है। तो
तो ये क्या है, इस विधि के द्वारा अनाज के दानों को फसल के भूसों से अलग किया गया है। तो इस तरह से अनाज के दानों से फसल के भूसों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अगला है हमारा थ्रेसर क्या है। अब देखिए वही बात है जैसे हमने कहा था ना कि खरपतवार नाशी को काटने के लिए कितना समय लगेगा, कितना, अगर अधिक खरपतवार है तो हम खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फसल है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है और किसान उसका थ्रेसिंग कर नहीं सकता, तो आधुनिक समय में विज्ञान की मदद से ऐसे मशीनें बन गई हैं जिससे अनाज और भूसे को अलग किया जाता है। ऐसे मशीनों को हम थ्रेसर कहते हैं। अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन को थ्रेसर कहते हैं। अगर आपने कभी देखा नहीं है तो इस चित्र में देखिए, ये एक मशीन है जिसको गाँवों में हम इसको टेक्निकली हम थ्रेसर कहते हैं और इसका नाम हडम्बा, गाँव में इसको हडम्बा कहा जाता है। कैसे और क्यों ये गाँव वाले अच्छे से जानते हैं। वैसे सही तरीके से परिभाषित बात अगर हम करें तो इसे हम थ्रेसर कहते हैं। अगला आता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। कंबाइन मतलब जुड़ा हुआ। यह कृषि की एक आधुनिक मशीन है जिसमें फसल की कटाई और थ्रेशिंग दोनों एक साथ किए जाते हैं। यानी एक ऐसी मशीन जो फसल को काट भी रही है और फसल को काटने के साथ साथ जो फसल है, मतलब उसके फसल की डंडियां हैं, उससे अनाज को भी अलग करती है। इसको हम कंबाइन कहते हैं। देखिए चित्र के अंदर आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इधर उधर आते जाते समय कई बार आपने सड़कों पे इस तरह की मशीनों को घूमते हुए देखा होगा। ये मशीन आधुनिक मशीन है। इस मशीन को हम कंबाइन यानी मिल करके जो डबल काम करिए। कंबाइन काम क्या है इसका, एक तो ये यहाँ से फसल को काट रही है, गेहूं की फसल को काटता हुआ दिखाया गया है। गेहूं को फसल के काटने के बाद इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि इसके अंदर गेहूं का भूसा अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं और दानों को इस भाग के द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो इस मशीन के द्वारा फसल को काटा जाता है और अनाज को अलग किया जाता है। यह मशीन कंबाइन कहलाती है। आगे आता है विनोइंग। विनोइंग कहता है अनाज के दानों को फटक कर भूसे से अलग करना विनोइंग कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, जब किसान अनाज ले आता है तो चाहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि फसल के दानों के साथ कुछ तूड़ी या भूसे के दाने भूसा का कुछ हिस्सा दानों में रह जाता है, तो उसको अलग करना वायु के द्वारा वायु के झोंकों के द्वारा वो विनोइंग कहलाता है। आपने अपने घरों में देखा हो ना, जब आपकी माँ गेहूं को पिसाई के लिए भेजती है तो वो अपने गेहूं को क्या करती है, विनोइंग करती है। वो पंखा लगा लेती है, पंखे के आगे छाछ की मदद से जब गेहूं को छिड़कती है तो तेज़ हवा के झोंके के कारण से जो हल्का भूसा है, ठीक है, या वो हल्की जो भी मतलब पौधे का भाग है, डंडियां हैं, वो वायु से दूर चली जाती हैं और बीज भारी होने का नीचे गिर जाता है और बीज और भूसा अलग हो जाता है, दाना और भूसा अलग हो जाता है। ये विनोइंग है। अगला आता है हमारा कटाई पर्व। भारत एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति वाला देश है। यहाँ हर कार्य को बहुत सम्मान के साथ किया जाता है। फसल की कटाई का भी एक जो समय है उसको भी पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। भारत में फसल कटाई के समय अनेक पर्व आते भी हैं। इन्हें हम कटाई पर्व कहते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबिया और बिहू। चलो हम बात करते हैं होली। आपने देखा होगा होली के समय में क्या आता है, लगभग चने की, मेथी की या फिर गेहूं की फसल लगभग पकाई के आसपास होती है, ठीक है। तो इस समय में क्या होता है, फसल की कटाई का कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि फसल कटती है तो इन त्योहारों का हम क्या बोल देते हैं, कटाई पर्व भी कहते हैं। अगला है फसल हमने काट करके तैयार कर ली, थ्रेसिंग करके भूसे को और अनाज को अलग कर लिया। हमारे किसान ने भी जो फसल बोई थी उसका उत्पादन ले लिया है। अब क्या करता है, उसका अगला जो और अंतिम क्रियाकलाप है वो है भंडारण। ताजी काटी हुई फसल के दानों को भविष्य के उपयोग के लिए संभाल कर संग्रहित करना भंडारण कहलाता है। देखिए अब ये देखिए बोरियों में डाला है। किसान लोग वो क्या करता है, किसान ने गेहूं बोया हुआ है, फसल को काट लिया, काटने के बाद थ्रेसर से उसको निकाल लिया, भूसा अलग, तूड़ी अलग हुई और दाना अलग हुआ। अब वो क्या करेगा, उसको घरों में ले आएगा। कैसे लाएगा, बोरियां भर लेगा, या फिर आपने देखा होगा लोहे की बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं तो उसमें रख लेता है। तो ये किस लिए किया जाता है, भविष्य के उपयोग के लिए। एक साथ से तो हम सारी फसल का उपभोग कर नहीं सकते, जितने भी हमारे को गेहूँ या अनाज प्राप्त हुआ है
हमें उसको धीरे धीरे रोज़ उसका उपयोग करना है, भविष्य में भी उसका उपयोग होगा, इसलिए हम उसको भंडारित करते हैं। भंडारण के समय कौन सी असावधानियाँ बरतनी चाहिए, यह ध्यान देने योग्य बात है। जो ताज़ा काटी हुई फसल होती है उसके दानों में नमी अधिक मात्रा में होती है, और जब जब अनाज के दानों में अधिक नमी होती है तो उनका खराब होना या उन पर कीड़े उनका किसी तरह से उनके ऊपर पीड़कों का असर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए भंडारण करने से पहले उचित नमी का ध्यान रखा जाता है, दानों के अंदर नमी की मात्रा उचित हो, भंडारण का स्थान खुला हो, हवादार हो, ठीक है, ताकि जो हवादार होने की वजह से क्या है, वायु जब आती रहेगी तो वो वायु क्या है, बीजों के अंदर बची हुई नमी को भी दूर करेगी, और ऐसा स्थान हो जो पीड़कों से मुक्त हो। जहाँ हम भंडारण कर रहे हैं वहाँ पीड़क ना हो, जैसे चूहे हैं या जो दूसरे पीड़क हैं, अगर हम भंडारण कर रहे हैं, अगर पीड़क वहाँ होंगे तो वो हमारे अनाज को, भंडारित अनाज को क्षति पहुँचाएंगे। इसलिए भंडारण के समय सावधानी बरतने की क्या है कि हम ये ध्यान दें कि जो हम दाना, ये जो अनाज हम भंडारित कर रहे हैं उसमें नमी की उचित मात्रा हो, और जिस स्थान पर हम कर रहे हैं वो स्थान खुला और हवादार हो और पीड़कों से मुक्त हो। इस चित्र के अंदर ये देखिए, इसने यहाँ पे अगर एक किसान ने अगर ये दिखा रखा है, ये अपने फसल को उसने भंडारित करके रखा हुआ है, अनाज घर में बोरियां भरी हुई हैं, इनके बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है। ये अवलोकन करने के लिए अगर यहाँ कोई किसी तरह के चूहे आदि पीड़क हो जाए तो वो देख सकते हैं। इसमें अगर वायु जाती रहती है, वायु के जाने कारण से इसके अंदर जो नमी है उसका भी नियंत्रण रखा जाता है। अगला आता है हमारा भंडारण से पहले भंडारण से पहले दानों को सुखाया जाता है। ये बदलाव थोड़ा मिसप्रिंट है, आप दर्शक इसको ठीक कर लीजिएगा। दानों को सुखाया जाता है, देखो मैंने अभी पीछे ऊपर बताया है, ताज़ा काटी हुई फसल के दानों में नमी अधिक होती है। अधिक नमी होने के कारण दानों पर पीड़कों, जीवाणुओं और फफूंद से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, इसलिए पहले दानों को सुखाया जाता है। भंडारण किस प्रकार किया जाता है? नमी की उचित मात्रा वाले दानों को जूट की बोरियों में, जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया गया है, ये जूट की बोरियाँ हैं, जूट की बोरियों में भर करके इनको इस तरह से भंडारित किया गया है। तो भंडारण किस प्रकार से किया जाता है? नमी की उचित मात्रा वाले दानों को जूट की बोरियों में या धातु के बड़े बड़े पात्रों में भरकर रखा जाता है। ठीक है, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये धातु के बड़े बड़े पात्र हैं, ये बीज हैं, इनको हम साइलो कहते हैं। साइलो धातु के बड़े बड़े पात्र जिनमें बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। खाद्यान्न जो हम खाने के लिए, हमारे भविष्य के लिए, देश के नागरिकों के जो खाद्यान्न की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था बनाई गई है, एक ऐसा विभाग बनाया गया है। इसके अंदर बहुत बड़े इसी तरह के बड़े बड़े पात्र होते हैं या फिर बड़े बड़े कमरों के अंदर इस तरह से बोरियों में अनाज को भर करके रखा जाता है। लेकिन जो बीज होते हैं उनको रखने का विशेष एक तरीका है बीजों को, क्योंकि उससे हमें आगे फसल उत्पादन करना है, इसलिए बीज सुरक्षित रहें, किसी भी प्रकार से पीड़कों से प्रभावित ना हो, तो विशेष सुविधा के साथ, विशेष सुरक्षा के साथ उनको रखा जाता है। और जिन जगह पे रखा जाता है वो बड़े बड़े पात्र होते हैं, इन पात्रों को हम साइलो कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ गेहूँ, सरसों, चना, मूंग आदि अलग अलग प्रकार के तिल, ये खेतों के अंदर बड़े बड़े साइलो बनाए गए हैं, जिसको बीज को सुरक्षित रखा गया है आगे की फसल उत्पादन के लिए। आपने देखा एक विशेष बात जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जो ये येलो में हाईलाइट किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अनाज का भंडारण करते समय, अनार नहीं है ये, सॉरी अनाज है, अनाज के साथ आप ठीक कर लीजिएगा, अनाज के साथ नीम की सूखी पत्तियाँ डालते हैं, क्योंकि नीम की सूखी पत्तियाँ अनाज में जीवाणु व फफूंद जैसे पीड़कों को पनपने नहीं देती। देखिए अनाज के साथ अगर हम रसायनों का प्रयोग करें तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। ज़्यादातर हम सल्फास की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम सुनिश्चित करें कि भंडारित अनाज में किसी प्रकार के पीड़क ना बने। लेकिन समझदार किसान क्या करता है, प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करता है। नीम के पौधों के अंदर, नीम के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता है पीड़कों को नष्ट करने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, सूखी पत्तियाँ जो होती है नीम की उसको डाल देता है, और नीम की सूखी पत्तियाँ उन अनाज में जीवाणु, फफूंद आदि पीड़कों को उगने नहीं देती है। अगला है फसल की कटाई के बाद खेतों में बचे हुए अवशेष को जला दिया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर किसान जला देते हैं। ये क्यों ज़रूरी है या क्यों हानिकारक है, ये देखते हैं, ये ज़रूरी है या नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ही हानिकारक है। ऐसा करने से पहला तो क्या वायु प्रदूषण होता है, दूसरा पड़ोस में खेत में जो फसल है उसके जलने का खतरा बढ़ जाता है, और सबसे अधिक नुकसान यह होता है
कि भूमि में सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं गर्म होने से, गर्मी से, तपत से, जिससे खेत की भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था पहले कृषि पद्धति में भूमि तैयार करना, मैंने वहाँ आपको सूक्ष्म जीवों का एक महत्व बताया था। जिस भूमि में जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे वो बड़े मित्र होते हैं किसान के, भूमि में वो कंपोस्टिंग प्रक्रिया को करते रहते हैं, जिससे हुमस का निर्माण होता है, भूमि उपजाऊ होती है। अगर किसान खेत में आग लगाएगा तो 3 प्रत्यक्ष नुकसान है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा ये संभावना कि फसल जो पड़ोस की है वो भी जल सकती है, और तीसरा उसका खुद का व्यक्तिगत नुकसान है कि भूमि में जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की जो वास्तविक और प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता वह कम हो जाएगी। इसलिए जो भी फसल के अवशेष हैं उसको खेतों में जलाना नहीं चाहिए। अगला दिया है कि धान की फसल को सर्द ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। एक विशेष बात यह है कि धान की फसल को हम गर्मी में भी बो सकते हैं और सर्दी में भी बो सकते हैं, इनको बोया जा सकता है, लेकिन हम प्राथमिकता के साथ इसको वर्षा ऋतु में बोते हैं, क्योंकि धान की फसल को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वो पूर्ति वर्षा काल में ही पूरी हो सकती है, इसीलिए इसको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। वैसे इसको वर्ष भर उगाया जा सकता है। धान की फसल किस प्रकार बोई जाती है, ये क्या कहता है, सबसे पहले धान के बीजों को किसी पौधाशाला में उगाकर छोटे छोटे नवोद्भिद बना लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था नवोद्भिद क्या आते हैं, बीज के अंकुरण के बाद जो छोटा पौधा होता है उसको हम नवोद्भिद बोलते हैं। एक स्थान पर धान के छोटे छोटे क्यारियाँ बना करके बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, और ये पौधे जो होते हैं छोटे छोटे पौधे नवोद्भिद के लाए। फिर इन नवोद्भिदों को पानी से भरे हुए खेतों में उचित गहराई पर और उचित दूरी पर बोया जाता है। इस प्रकार धान की फसल को बोया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पशुपालन किसे कहते हैं। किसान खेती करने के अतिरिक्त आप देखते हैं पशुओं को पालता है। पशुओं से दूध और मांस प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर पशुओं को पाला जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। जैसे इसको डेयरी बोलते हैं, दूध की डेयरी। गऊओं को, भैंसों को पाल करके बहुत अधिक मात्रा में दूध व्यापक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर उत्पादित किया जाता है, दूध की डेयरी। अगला प्रश्न यही हमारा, डेयरी पालन क्या है। दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर उनको पालना डेयरी कहलाता है। अगला है मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन। मुर्गी का दूसरा नाम है कुक्कुट, मुर्गी पालन। मुर्गियों से हमें क्या बताया, अंडे और मांस प्राप्त होते हैं। मुर्गियों से अंडे और मांस प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर, यानी बहुत बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर इसको उगाना, इनको पालना, इनकी देखभाल करना मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन कहलाता है। इसी प्रकार एक अगला है मत्स्य पालन। मछलियों के मांस के लिए मछलियों को व्यापक स्तर पर पालना, उनकी देखभाल करना मत्स्य पालन कहलाता है। अगला है मछलियों के मांस के अतिरिक्त कोई दूसरा उपयोगी पदार्थ प्राप्त होता है। जी हाँ, मछलियों से कॉड लीवर तेल प्राप्त होता है, जो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। यानी मांस की आवश्यकता के लिए तो मछलियों को पाला ही जाता है, साथ के साथ बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जिनसे ऐसे औषधीय गुणों वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे तेल, कॉड लीवर। अगला है हमारा मधुमक्खी पालन। शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को व्यापक स्तर पर पालना, उनकी देखभाल करना मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो छात्रों, अभी हमने ये पाठ लगभग पूरा कर लिया है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। बार बार इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की PDF फाइल मैंने दी है, जिसको आप डाउनलोड करके किसी भी समय पढ़ सकते हैं। ये निःशुल्क है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप YouTube चैनल में जा कर के आपका अपने मोबाइल के YouTube ऐप में जाएं और YouTube में साइन इन करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप अत्रि एकेडमी पर जाएं और अत्रि एकेडमी को सब्सक्राइब करें और दाईं तरफ बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी आगे आपको अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। तो और दूसरा ये है कि आप वहाँ से PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं, इतना पढ़ाने के बाद आपको स्पष्ट क्लियर हो ही गया होगा। अब हम अभ्यास के प्रश्नों की बात करते हैं, थोड़ा सा और रहता है। सबसे पहले कहता है एक पहला प्रश्न दिया है, उचित शब्दों को बताइए। ये क्या आता है, उचित शब्दों को छांट कर खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पे मैंने खाली स्थान में भरने के लिए जो शब्द लेना था उसको लाल रंग से दिखाया गया है। हमारा रिक्त स्थान यहाँ है जहाँ लाल अक्षर है। तो हमारा क्या में देखिए, एक स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाई गई। एक स्थान पर, थोड़ा ये मिस प्रिंटिंग हुई है, एक स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाई गई
पौधों को बड़ी मात्रा में उगाना खालिस्तान कहलाता है। क्या? फसल। ठीक है, ये आपके अभ्यास की पुस्तक में है, उसको देख लीजिएगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। फसल उगाने के लिए प्रथम चरण खालिस्तान होता है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, मैं इसको अभी हाईलाइट कर देता हूँ। मिट्टी की तैयारी, ये रिक्त स्थान बनना था, यहाँ पे इसको यूँ कर दिया मैंने। फसल उगाने के लिए प्रथम चरण खालिस्तान होती है, मिट्टी की तैयारी। अगला है क्षतिग्रस्त बीज जो है जल की सतह पर खालिस्तान लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तैरने। हमने पिछले क्रियाकलाप में किया। अगला खालिस्तान है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा पोषक खालिस्तान आवश्यक हैं। यानी मिट्टी से हमें 2 चीज़ मिलती हैं, खालिस्तान में हमने दिया है। तो मिट्टी से हमें क्या मिलता है? जल और पोषक। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। दूसरा हमारा प्रश्न है कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कीजिए। कॉलम ए में दिया गया है खरीफ की फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। कॉलम बी में दिया है मवेशियों का चारा, यूरिया, सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र आदि, गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। हम अगर पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हैं, आई होप मैं जो उत्तर आपको बता रहा हूँ आप उससे पहले ही इसका उत्तर जान चुके होंगे, और मुझे विश्वास है आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है। तो इसका सही उत्तर हम जान लेते हैं। खरीफ की फसल मैंने बताया था पहले, इसमें धान और मक्का। रबी की फसल है गेहूं और चना, मटर। रासायनिक उर्वरक ऊपर बताया गया था, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद यानी पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र आदि के सड़ने गलने से बनने वाली। तो इस प्रकार से कॉलम ए और बी का मिलान हुआ। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल बताया गया मैंने, धान और मक्का। रबी की फसल गेहूं, चना। और चौथा प्रश्न है हमारा निम्नलिखित पर एक-एक शब्दों में निम्नलिखित शब्दों पर एक-एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी की तैयारी करना हम पीछे पढ़ा चुके हैं। बुआई किसे कहते हैं हम कर चुके हैं। निराई किसे कहते हैं हम बता चुके हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं ये भी हम कर चुके हैं। तो आई होप आपने जो पढ़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे आप कर लेंगे। और अन्य प्रश्न 5 से लेकर 9 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप पाठ को अच्छे से समझ सकेंगे, वीडियो भी देख सकेंगे, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF फाइल डाउनलोड करेंगे फ्री में। आपकी लिए बहुत ही सुविधाजनक और आसान रहेगा। थैंक यू वेरी